नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इतिहास की विशाल धारा में कुछ ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो केवल अपने समय को नहीं बदलते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच, राजनीति और समाज की दिशा भी बदल देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति थे व्लादिमीर इलिच लेनिन। कुछ लोगों की दृष्टि में वे करोड़ों शोषित लोगों की आशा थे, तो कुछ के लिए वे एक कठोर क्रांतिकारी जिसने एक नए युग की शुरुआत की। किसी ने उन्हें मुक्तिदाता कहा, तो किसी ने तानाशाही की नींव रखने वाला नेता। लेकिन इन सब मतभेदों के बीच एक प्रश्न आज भी उतना ही जीवित है। आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसने एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया और दुनिया का पहला समाजवादी राज्य स्थापित कर दिया? क्या लेनिन जन्म से ही क्रांतिकारी थे? क्या उनके भीतर सत्ता पाने की महत्वाकांक्षा थी, या वे सचमुच एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई समाप्त हो जाए? एक साधारण विद्यार्थी से लेकर विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने तक की उनकी यात्रा संघर्ष, पीड़ा, निर्वासन, विचारों और अदम्य साहस से भरी हुई है। यह केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। यह उस समय की कहानी है जब रूस का विशाल साम्राज्य भीतर ही भीतर टूट रहा था। यह उन किसानों की कहानी है जिनकी मेहनत का फल उनसे छीन लिया जाता था। ये उन मजदूरों की कहानी है जो कारखानों में दिन रात काम करते हुए भी भूखे सोते थे। और यह उस युवा की कहानी है जिसने अपने बड़े भाई को फांसी पर चढ़ते देखा और उसी क्षण अपने जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। हर महान परिवर्तन अपने साथ नए प्रश्न भी लेकर आता है। क्या हिंसक क्रांति वास्तव में न्याय ला सकती है? क्या समानता स्थापित करने के लिए कठोरता आवश्यक होती है? क्या एक आदर्श समाज का सपना सत्ता के गलियारों में पहुंचकर बदल जाता है? लेनिन का जीवन इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने की एक लंबी यात्रा है। आज की इस ऑडियो बुक में हम उनके बचपन की गलियों से लेकर साइबेरिया के निर्वासन तक चलेंगे। हम यूरोप की उन सड़कों पर भी पहुंचेंगे जहां उन्होंने वर्षों तक निर्वासन में रहकर अपने विचारों को आकार दिया। हम उस ऐतिहासिक रात के भी साक्षी बनेंगे जब रूस की सत्ता बदल गई और दुनिया ने एक नए राजनीतिक युग का जन्म देखा। और अंत में हम यह भी समझेंगे कि लेनिन अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए। एक ऐसी विरासत जिसने पूरे विश्व की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया। इस कहानी में आपको संघर्ष मिलेगा, विचार मिलेंगे, त्याग मिलेगा, सफलता मिलेगी, विवाद मिलेंगे और इतिहास के वे मोड़ भी मिलेंगे जिन्होंने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर अध्याय आपको लेनिन के जीवन के एक नए और अनदेखे पक्ष से परिचित कराएगा। यदि आपको इतिहास की ऐसी जीवंत और गहन कहानियां सुनना पसंद है, तो इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह अवश्य दीजिए। इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताइए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथा प्रेरणादायक श्रव्य अनुभवों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं उस संसार में जहां एक शांत स्वभाव का बालक धीरे धीरे इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बनने की ओर बढ़ रहा है। अध्याय एक क्रांतिकारी का जन्म। वोल्गा नदी के शांत किनारों पर बसा रूस का छोटा सा नगर सिम्बिर्स्क बाहर से जितना शांत दिखाई देता था, उसके भीतर उतनी ही गहरी बेचैनी छिपी हुई थी। विशाल रूसी साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव पर गर्व करता था, लेकिन उस चमक के पीछे करोड़ों किसानों की गरीबी, मजदूरों की विवशता और आम लोगों की असहायता का अंधकार फैला हुआ था। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि इसी नगर में जन्म लेने वाला एक बालक आने वाले समय में पूरे साम्राज्य की नींव हिला देगा। 22 अप्रैल 1870 को एक सम्मानित और शिक्षित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया व्लादिमीर इलिच उल्यानोव। यही बालक आगे चलकर पूरी दुनिया में लेनिन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पिता इलिया निकोलाएविच उल्यानोव शिक्षा विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे। वे मानते थे कि समाज की सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, बल्कि शिक्षा होती है। वे गांव-गांव जाकर विद्यालयों की व्यवस्था सुधारते, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते और चाहते थे कि रूस का भविष्य ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो। लेनिन की माता मारिया अलेक्जेंद्रोवना अत्यंत विदुषी और संस्कारी महिला थीं। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वे संगीत बजाती थीं, साहित्य पढ़ती थीं और अपने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सत्य,
अनुशासन और परिश्रम का महत्व भी सिखाती थीं। घर का वातावरण ज्ञान और संस्कृति से भरा हुआ था। पुस्तकों की अलमारियां केवल सजावट नहीं थीं, बल्कि परिवार के जीवन का हिस्सा थीं। भोजन की मेज पर भी इतिहास, विज्ञान और समाज के विषयों पर चर्चा होती थी। छोटे व्लादिमीर के मन में बचपन से ही प्रश्न उठते थे। वह हर बात का कारण जानना चाहता था। यदि कोई उत्तर अधूरा मिलता, तो वह तब तक पूछता रहता जब तक उसकी जिज्ञासा शांत न हो जाए। विद्यालय में भी वह असाधारण प्रतिभाशाली छात्र था। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। कठिन से कठिन विषय भी वह सरलता से समझ लेता। शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित रहते। उसके सहपाठी उसकी गंभीरता और आत्मविश्वास को देखकर आश्चर्य करते। लेकिन उसके भीतर केवल एक मेधावी विद्यार्थी ही नहीं था। वह अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देख रहा था। जब वह अपने पिता के साथ गांवों में जाता, तो किसानों की दयनीय स्थिति देखकर उसके मन में अनेक प्रश्न जन्म लेते। खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले किसान स्वयं भूखे क्यों रहते हैं? कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के पास अच्छे कपड़े और शिक्षा क्यों नहीं है? कुछ लोग अपार धन और ऐश्वर्य में जीवन बिताते हैं, जबकि अधिकांश लोग कठिनाइयों से घिरे रहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर किसी विद्यालय की पाठ्यपुस्तक में नहीं मिलते थे। रूस उस समय जार के पूर्ण अधिकार वाले शासन के अधीन था। जार का आदेश ही कानून था। जनता को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सरकार की आलोचना करना अपराध माना जाता था। गुप्त पुलिस हर उस व्यक्ति पर नजर रखती थी जो शासन के विरुद्ध बोलने का साहस करता। धीरे धीरे व्लादिमीर को यह समझ आने लगा कि समाज केवल मेहनत से नहीं चलता, बल्कि सत्ता और व्यवस्था भी लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। उसी परिवार में उसका बड़ा भाई अलेक्जेंडर उल्यानोव भी था। अलेक्जेंडर अत्यंत प्रतिभाशाली युवक था। वह विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन उसके मन में भी रूस की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था। उस समय अनेक युवा मानते थे कि जार का शासन केवल बलपूर्वक समाप्त किया जा सकता है। कुछ गुप्त संगठन बन चुके थे जो क्रांति की योजना बना रहे थे। अलेक्जेंडर भी ऐसे ही एक संगठन से जुड़ गया। व्लादिमीर को अपने भाई पर गर्व था। वह उसे आदर्श मानता था। दोनों के बीच गहरा स्नेह था। यद्यपि अलेक्जेंडर अपने छोटे भाई को इन गुप्त गतिविधियों से दूर रखता, फिर भी व्लादिमीर उसके व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित था। फिर एक दिन वह घटना घटी जिसने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। सरकार को जार की हत्या की एक योजना का पता चल गया। अनेक युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें अलेक्जेंडर भी था। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। माता की आंखों में आंसू थे। पिता पहले ही इस संसार को छोड़ चुके थे। अब परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा था। मुकदमा चला। सरकार ने किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई। अलेक्जेंडर को मृत्युदंड सुनाया गया। परिवार ने दया याचिका की संभावना पर विचार किया, लेकिन अलेक्जेंडर ने स्वयं अपने विचारों से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने विश्वास के लिए मृत्यु स्वीकार कर ली। फांसी का दिन आया। एक मां ने अपने बेटे को खो दिया। एक छोटे भाई ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आघात सहा। उस दिन व्लादिमीर केवल अपने भाई को नहीं खो रहा था, वह अपने बचपन की सरलता भी खो रहा था। उसके मन में बदले की भावना नहीं, बल्कि एक गहरा प्रश्न जन्म ले चुका था। ऐसी व्यवस्था जिसमें अपने विचार रखने पर मृत्यु मिलती हो, क्या वह न्यायपूर्ण हो सकती है? अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद समाज का व्यवहार भी बदल गया। परिवार को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। अनेक लोग उनसे दूरी बनाने लगे। सरकार की निगाहें लगातार उन पर बनी रहीं, लेकिन कठिनाइयां अक्सर महान व्यक्तित्वों को तोड़ती नहीं, बल्कि उन्हें नया आकार देती हैं। व्लादिमीर ने स्वयं को पढ़ाई में और अधिक डुबो दिया। उसने रूस के इतिहास का अध्ययन किया। उसने यूरोप के दार्शनिकों को पढ़ा। उसने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी रुचि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों की ओर बढ़ने लगी। मार्क्स का यह विचार कि समाज में वर्गों के बीच संघर्ष ही इतिहास को आगे बढ़ाता है, उसके मन को गहराई से छू गया। उसने महसूस किया कि केवल व्यक्तिगत साहस पर्याप्त नहीं है। यदि समाज को बदलना है, तो उसके लिए संगठित विचार और व्यापक जन आंदोलन आवश्यक होगा। वह अपने भाई के मार्ग और अपनी सोच के बीच का अंतर समझने लगा। उसे विश्वास होने लगा कि केवल किसी एक शासक की हत्या से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने के लिए जनता को जागृत करना पड़ता है। यही विचार धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व की नींव बनने लगे। विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद उसने कजान विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया।
लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि छात्रों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। वे अधिक स्वतंत्रता और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे। व्लादिमीर भी इन चर्चाओं का हिस्सा बनने लगा। सरकार ने छात्र आंदोलनों को कुचलने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुए। अनेक छात्रों के साथ व्लादिमीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ही समय बाद उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया और उस पर सरकारी निगरानी बैठा दी गई। एक मेधावी विद्यार्थी का भविष्य मानो अचानक अंधकार में डूब गया। लेकिन यह अंत नहीं था। यहीं से उस युवक की वास्तविक यात्रा प्रारंभ हुई, जो आने वाले वर्षों में रूस के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी विचारक के रूप में उभरने वाला था। अब उसके सामने केवल एक प्रश्न था, क्या वह चुपचाप सामान्य जीवन जी ले या अपने भाई के अधूरे सपने को एक नए मार्ग से पूरा करने का प्रयास करे। इसी प्रश्न का उत्तर उसके जीवन की दिशा तय करने वाला था। और यही उत्तर हमें उसके अगले अध्याय में मिलेगा, जहां एक निष्कासित छात्र धीरे धीरे पूरे रूसी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा वैचारिक चुनौतीकर्ता बनने की ओर कदम बढ़ाता है। अध्याय 2, विचारों की आग और निर्वासन का मार्ग। कजान विश्वविद्यालय से निष्कासन के बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो व्लादिमीर इलिच उल्यानोव के जीवन का मार्ग बंद हो गया हो। एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी जिसने अभी अभी अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया था, अचानक सरकार की निगाहों में संदिग्ध व्यक्ति बन चुका था। उसके हर आने जाने पर नजर रखी जा रही थी। मित्र उससे मिलने से डरने लगे थे और समाज का एक बड़ा वर्ग उसे एक ऐसे युवक के रूप में देखने लगा था जो कभी भी शासन के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जिन रास्तों को दुनिया बंद समझ लेती है, वही किसी महान परिवर्तन की शुरुआत बन जाते हैं। व्लादिमीर अपने परिवार के साथ गांव को कुश्किनो चला गया। यह स्थान शहर की चहल पहल से बहुत दूर था। चारों ओर खेत, पेड़ और सन्नाटा था। बाहरी दुनिया से यह दूरी किसी साधारण व्यक्ति को निराश कर सकती थी, परंतु व्लादिमीर ने इस एकांत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। उसने स्वयं से एक वचन लिया, यदि उसे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा तो वह पूरी दुनिया को अपना विश्वविद्यालय बना देगा। दिन रात पुस्तकें उसके साथ रहने लगीं। इतिहास, दर्शन, कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति, जो भी पुस्तक हाथ लगती वह उसे पूरी गंभीरता से पढ़ता। विशेष रूप से कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के लेखन ने उसके विचारों को नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि समाज में गरीबी केवल भाग्य का परिणाम नहीं होती, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी प्रभाव होती है। वह समझने लगा कि किसी समाज को बदलने के लिए केवल क्रोध पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए स्पष्ट विचार, अनुशासन और संगठित नेतृत्व की आवश्यकता होती है। समय के साथ सरकार ने उस पर लगी कुछ पाबंदियां कम कर दी। उसने बाहरी विद्यार्थी के रूप में कानून की पढ़ाई पूरी करने का निश्चय किया। असाधारण परिश्रम के कारण उसने परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की और वकालत करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब उसके सामने सुरक्षित जीवन का अवसर था। वह एक सफल वकील बन सकता था। सम्मान, धन और स्थिर जीवन उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसका मन अदालतों की बहसों में नहीं लगता था। जब वह किसानों और मजदूरों की दुर्दशा देखता तो उसे लगता कि व्यक्तिगत मुकदमे जीतने से समाज नहीं बदलेगा। यदि न्याय की जड़ ही अन्यायपूर्ण हो तो केवल अदालतों के निर्णय पर्याप्त नहीं हो सकते। धीरे धीरे उसने वकालत से अधिक समय अध्ययन और राजनीतिक चर्चाओं को देना शुरू कर दिया। उसी दौरान रूस में छोटे छोटे मार्क्सवादी समूह बन रहे थे। ये लोग गुप्त रूप से मिलते, पुस्तकें पढ़ते, विचारों का आदान प्रदान करते और भविष्य के रूस की कल्पना करते। व्लादिमीर भी ऐसे ही समूहों से जुड़ गया। उन बैठकों में घंटों तक चर्चा होती। कोई कहता कि परिवर्तन धीरे धीरे होगा, कोई कहता कि जनता अभी तैयार नहीं है। लेकिन व्लादिमीर का विश्वास अलग था। उसका मानना था कि यदि विचार स्पष्ट हों और संगठन मजबूत हो तो परिवर्तन असंभव नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी तर्क। वह भावनाओं से अधिक तथ्यों पर बात करता। किसी भी विषय पर बोलने से पहले वह उसके हर पक्ष का अध्ययन करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचने के बाद उसकी गतिविधियां और तेज हो गईं। वहां विशाल कारखानों में हजारों मजदूर काम करते थे। लंबे कार्य घंटे, कम वेतन और अमानवीय परिस्थितियों ने उनके जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया था। व्लादिमीर अक्सर मजदूरों से मिलता। वह उनके अनुभव सुनता, उनकी कठिनाइयों को समझता और उन्हें बताता कि उनकी समस्याएं व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। उसने अनेक लेख लिखने शुरू किए।
ये लेख गुप्त रूप से छापे जाते और मजदूरों के बीच बांटे जाते। उनमें शोषण, समानता और सामाजिक परिवर्तन की बातें होती। सरकार के लिए यह सब अत्यंत चिंताजनक था। जार की गुप्त पुलिस पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थी। उन्हें समझ आने लगा कि यह युवक केवल भाषण नहीं देता, बल्कि लोगों की सोच बदल रहा है। कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसके संगठन पर छापा मारा। रात के अंधेरे में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। व्लादिमीर भी उनमें शामिल था। उसे जेल में डाल दिया गया। जेल की मोटी दीवारें, लोहे की सलाखें और कठोर पहरेदार, इन सब का उद्देश्य केवल एक था, उसके विचारों को तोड़ देना। लेकिन विचारों को कैद करना कभी आसान नहीं होता। जेल में रहते हुए भी उसने पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा। वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर नोट्स लिखता, कभी कभी दूध से लिखे गए गुप्त संदेश भी अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करता, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अक्षर दिखाई दें और संदेश पढ़ा जा सके। लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहने के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि उसे रूस के दूरस्थ साइबेरिया क्षेत्र में निर्वासित कर दिया जाए। उस समय साइबेरिया का नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। बर्फ से ढकी धरती, लंबी सर्दियां और सभ्यता से दूर छोटे छोटे गांव, वहां भेजे जाने का अर्थ था राजनीतिक जीवन का लगभग अंत। लेकिन व्लादिमीर ने इसे भी हार नहीं माना। शुशेंस्कोये नामक छोटे से गांव में उसका निर्वासन प्रारंभ हुआ। यहाँ का जीवन कठिन था, पर पहले की तुलना में उसे पढ़ने और लिखने की कुछ स्वतंत्रता थी। उसने इस समय का भरपूर उपयोग किया। वह सुबह लंबी सैर करता, फिर घंटों अध्ययन करता। उसने अर्थशास्त्र, कृषि, उद्योग और रूसी समाज का गहराई से विश्लेषण किया। इसी दौरान उसने अपने महत्वपूर्ण वैचारिक लेखन की नींव रखी। यहीं उसकी मुलाकात नादेज्दा कृप्स्काया से हुई, जो स्वयं भी क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थीं। दोनों के बीच विचारों का गहरा संबंध बना और आगे चलकर उन्होंने विवाह किया। यह संबंध केवल पति पत्नी का नहीं था, बल्कि दो ऐसे साथियों का था जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक साझा उद्देश्य को समर्पित कर दिया। निर्वासन के वर्षों में व्लादिमीर पहले से अधिक परिपक्व हो चुका था। अब वह केवल एक उत्साही युवा नहीं था, अब वह एक विचारक था। वह समझ चुका था कि यदि कभी रूस में क्रांति करनी है, तो उसके लिए केवल साहस नहीं, बल्कि लोहे जैसे अनुशासन वाला संगठन चाहिए। ऐसा संगठन जो कठिन परिस्थितियों में भी बिखरे नहीं और जिसका हर सदस्य अपने उद्देश्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। निर्वासन समाप्त होने का समय धीरे धीरे निकट आने लगा। सरकार को लगा कि वर्षों की दूरी ने शायद उसके भीतर की क्रांतिकारी आग को शांत कर दिया होगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि साइबेरिया की बर्फ ने उस आग को बुझाया नहीं था, बल्कि और अधिक प्रज्वलित कर दिया था। निर्वासन से लौटने वाला व्लादिमीर वही युवक नहीं था जिसे कुछ वर्ष पहले गिरफ्तार किया गया था। अब उसके पास अनुभव था, उसके पास स्पष्ट विचार थे, उसके पास एक योजना थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब उसके पास रूस ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में ऐसे साथियों का जाल तैयार करने का सपना था जो एक दिन इतिहास की दिशा बदल देगा। बहुत शीघ्र ही वह रूस छोड़कर विदेश जाने वाला था। वहीं उसे एक नया नाम मिलेगा, उसके विचार पूरी दुनिया में फैलेंगे, और वहीं से वह उस क्रांति की तैयारी करेगा जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। यही वह मोड़ था जहां व्लादिमीर इलिच उल्यानोव धीरे धीरे उस नाम में बदलने लगे जिसे इतिहास हमेशा लेनिन के नाम से याद रखेगा। अध्याय 3, निर्वासन से क्रांति की दहलीज तक। साइबेरिया का निर्वासन समाप्त हुआ, लेकिन व्लादिमीर इलिच उल्यानोव के भीतर चल रही वैचारिक यात्रा अभी अपने निर्णायक चरण में पहुंची ही थी। रूस लौटने के बाद उन्होंने जल्दी ही यह समझ लिया कि जार की सरकार पहले से भी अधिक सतर्क हो चुकी है। गुप्त पुलिस हर उस व्यक्ति पर नजर रख रही थी जो समाजवादी विचारों का प्रचार करता था। ऐसे वातावरण में खुले रूप से काम करना लगभग असंभव था। इसी कारण उन्होंने रूस छोड़कर यूरोप जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था। इसका अर्थ था अपने देश, अपने लोगों और अपने परिवार से दूर रहना। लेकिन लेनिन जानते थे कि यदि उन्हें रूस में परिवर्तन लाना है, तो पहले उन्हें स्वयं को तैयार करना होगा। यूरोप पहुंचने के बाद उनका जीवन किसी बड़े नेता जैसा नहीं था। वे छोटे छोटे किराए के कमरों में रहते, सीमित साधनों में गुजारा करते और अपना अधिकांश समय अध्ययन, लेखन तथा क्रांतिकारी साथियों से मिलने में बिताते। आर्थिक कठिनाइयां हमेशा उनके साथ रहती थीं। कई बार उन्हें अपने खर्चों के लिए अत्यंत सादा जीवन जीना पड़ता,
लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका विश्वास था कि व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का कोई मूल्य नहीं, यदि समाज अन्याय में डूबा हो। इन्हीं वर्षों में उन्होंने अपने लिए एक नया नाम चुना, लेनिन। आगे चलकर यही नाम दुनिया भर में उनकी पहचान बन गया। इस नाम के पीछे कई ऐतिहासिक व्याख्याएं हैं, किंतु निश्चित रूप से इतना कहा जा सकता है कि अब वे केवल व्लादिमीर उल्यानोव नहीं रहे थे। वे एक ऐसे विचारक बन चुके थे जो अपने विचारों को सीमाओं से परे ले जाना चाहता था। यूरोप में रहते हुए उन्होंने विभिन्न समाजवादी नेताओं से मुलाकात की। कई लोग उनके विचारों से सहमत थे, तो कई उनसे असहमत भी थे। बैठकों में लंबी बहसें होती। कोई कहता कि मजदूरों को धीरे धीरे राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, तो कोई मानता कि परिवर्तन केवल चुनावों से संभव है। लेकिन लेनिन का मत अलग था। उनका विश्वास था कि रूस जैसी निरंकुश व्यवस्था स्वयं कभी अपने अधिकार नहीं छोड़ेगी। यदि जनता को वास्तविक स्वतंत्रता और समानता चाहिए, तो उसे संगठित होकर संघर्ष करना होगा। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक समाचार पत्र प्रारंभ किया, जिसका नाम था इस्क्रा, अर्थात चिंगारी। नाम छोटा था, लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। लेनिन कहते थे कि एक छोटी सी चिंगारी भी कभी कभी पूरे जंगल को प्रकाशित कर सकती है। समाचार पत्र गुप्त रूप से छापा जाता, फिर अनेक कठिनाइयों के बीच उसे रूस पहुंचाया जाता। कई बार पुस्तकों के भीतर छिपाकर, कई बार सामान के बक्सों में, और कभी कभी ऐसे लोगों के माध्यम से जिनकी पहचान तक गुप्त रखी जाती थी। रूस के युवाओं और मजदूरों के बीच इस समाचार पत्र का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग पहली बार ऐसे लेख पढ़ रहे थे जिनमें खुलकर जार शासन की आलोचना की जाती थी और एक नए समाज की कल्पना प्रस्तुत की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वैसे वैसे मतभेद भी सामने आने लगे। रूसी समाजवादी आंदोलन के भीतर यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि संगठन कैसा होना चाहिए। कुछ लोग चाहते थे कि अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाया जाए। लेनिन का मत भिन्न था। वे कहते थे कि क्रांति भीड़ से नहीं, बल्कि अनुशासित और समर्पित कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सफल होती है। उनका विश्वास था कि एक छोटा लेकिन दृढ़ संगठन बड़े और असंगठित समूह से अधिक प्रभावशाली होता है। इसी विचार विमर्श ने अंततः आंदोलन को दो भागों में बांट दिया। एक समूह को बोल्शेविक कहा गया, जिसका अर्थ था बहुमत वाला समूह, जबकि दूसरे समूह को मेंशेविक कहा गया। यद्यपि प्रारंभिक परिस्थितियां बाद में बदलती रहीं, लेकिन इतिहास ने बोल्शेविकों को लेनिन के नेतृत्व वाले समूह के रूप में याद रखा। अब संघर्ष केवल जार शासन के विरुद्ध नहीं था, अब वैचारिक संघर्ष अपने ही साथियों के बीच भी था। लेनिन की कार्यशैली कठोर थी। वे अनुशासन में विश्वास रखते थे। यदि किसी योजना पर निर्णय हो जाता, तो वे चाहते थे कि सभी सदस्य पूरी निष्ठा से उसका पालन करें। उनके समर्थक इसे उनकी दृढ़ता मानते थे, उनके आलोचक इसे कठोरता कहते थे। लेकिन स्वयं लेनिन का मानना था कि आधे अधूरे निर्णय कभी इतिहास नहीं बदलते। इसी बीच रूस के भीतर परिस्थितियां तेजी से बिगड़ने लगीं। किसानों में असंतोष था, मजदूर हड़तालें कर रहे थे, सरकार विरोधी आवाजें बढ़ रही थीं। फिर रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। रूस की पराजय ने पूरे साम्राज्य को झकझोर दिया। जनता का विश्वास जार शासन से और अधिक कमजोर हो गया। इसके कुछ समय बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे रूस को हिला दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिक अपने अधिकारों की मांग लेकर जार के महल की ओर बढ़े। उनके हाथों में हथियार नहीं थे। वे प्रार्थना पत्र लेकर आए थे, लेकिन सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। असंख्य निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश की लहर फैला दी। लेनिन उस समय विदेश में थे, लेकिन जब उन्हें यह समाचार मिला, तो उन्होंने कहा कि अब जनता का विश्वास जार शासन से पूरी तरह उठ जाएगा। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में स्पष्ट कहा कि यह केवल शुरुआत है। रूस में पहली बार व्यापक स्तर पर क्रांति की लहर उठी। हालांकि उस समय सत्ता नहीं बदली, लेकिन लेनिन ने इस पूरे आंदोलन से एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की। उन्होंने समझा कि जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन उसे सही समय, सही नेतृत्व और स्पष्ट दिशा की आवश्यकता है। इसी कारण उन्होंने अपने संगठन को और अधिक मजबूत बनाना शुरू किया। वे लगातार यात्रा करते रहे। स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस और यूरोप के अन्य नगर, जहां भी उनके साथी रहते, वे वहां पहुंच जाते। दिन में बैठकें होती, रात में लेख लिखे जाते, सुबह तक नई योजनाएं बनती। उनका जीवन अब पूरी तरह क्रांति को समर्पित हो चुका था। समय आगे बढ़ रहा था। यूरोप की राजनीति भी बदल रही थी। महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था।
लेनिन को महसूस होने लगा कि यदि कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ तो उसका सबसे अधिक प्रभाव रूस पर पड़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही वर्षों बाद विश्व एक ऐसे महायुद्ध में प्रवेश करने वाला था जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। रूस भी इस युद्ध में उतरने वाला था। युद्ध जनता पर भारी पड़ने वाला था। भूख बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, और इसी उथल-पुथल के बीच लेनिन को वह अवसर दिखाई देगा जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अगले अध्याय में हम उस ऐतिहासिक दौर में प्रवेश करेंगे जहां प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति और लेनिन की वापसी मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवर्तन रचेंगे। अध्याय 4। जब इतिहास ने करवट ली। यूरोप में युद्ध की आहट धीरे धीरे एक भयानक वास्तविकता में बदल चुकी थी। कुछ ही समय में पूरा महाद्वीप आग की लपटों में घिर गया। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। शक्तिशाली साम्राज्य एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे और करोड़ों सैनिक युद्ध भूमि की ओर भेजे जा रहे थे। रूस भी इस युद्ध में उतर चुका था। शुरुआत में लोगों को विश्वास था कि उनका देश विजय प्राप्त करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वास्तविकता सामने आने लगी। सैनिकों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। कई बार एक ही बंदूक दो सैनिकों के बीच बांटी जाती। भोजन की कमी थी। ठंड, बीमारी और लगातार होती हार ने सेना का मनोबल तोड़ दिया। युद्ध भूमि में हजारों सैनिक प्रतिदिन मारे जा रहे थे। उधर शहरों में स्थिति और भी भयावह होती जा रही थी। कारखाने युद्ध के लिए सामान बनाने में व्यस्त थे, लेकिन आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी। रोटी के लिए लंबी कतारें लगतीं। कई परिवारों को दिन भर की मेहनत के बाद भी पेट भर भोजन नहीं मिलता। जार निकोलस द्वितीय की सरकार जनता की पीड़ा को समझने में असफल रही। असंतोष अब केवल मजदूरों तक सीमित नहीं था। किसान नाराज थे, सैनिक निराश थे, मध्यम वर्ग भी शासन से असंतुष्ट हो चुका था। लेनिन उस समय स्विट्जरलैंड में थे। वे लगातार समाचार पढ़ रहे थे और अपने साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि यह युद्ध केवल देशों के बीच संघर्ष नहीं है, यह उस व्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर रहा है जिसने वर्षों तक जनता की आवाज को दबाए रखा। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि युद्ध के बाद रूस पहले जैसा नहीं रहेगा। उनकी यह भविष्यवाणी शीघ्र ही सच साबित हुई। फरवरी का महीना आया। पेट्रोग्राद की सड़कों पर हजारों महिलाएं रोटी की मांग लेकर उतर आईं। उनके साथ मजदूर भी जुड़ गए। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन पूरे शहर में फैल गया। कारखानों की मशीनें रुक गईं, रेल सेवाएं बाधित हो गईं, सरकारी कार्यालयों में काम ठप पड़ने लगा। सरकार ने सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कई सैनिकों ने अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कुछ सैनिक प्रदर्शनकारियों के साथ आ मिले। जार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना थी। जब वही सेना उसका साथ छोड़ने लगी तो उसका साम्राज्य भी डगमगाने लगा। आखिरकार जार निकोलस द्वितीय को सिंहासन छोड़ना पड़ा। लगभग 3 शताब्दियों तक शासन करने वाले रोमानोव वंश का अंत हो गया। रूस में एक अंतरिम सरकार बनी। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि अब स्वतंत्रता और न्याय का नया युग प्रारंभ होगा। लेकिन लेनिन इस उत्साह को अलग दृष्टि से देख रहे थे। उनका मानना था कि केवल जार के जाने से जनता की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। यदि वही पुरानी व्यवस्था नए चेहरों के साथ चलती रही तो गरीबों और मजदूरों का जीवन नहीं बदलेगा। अब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वे रूस लौट सकते हैं? लेकिन युद्ध चल रहा था। सीधे रूस पहुंचना लगभग असंभव था। कई देशों से होकर गुजरना पड़ता और हर सीमा पर गिरफ्तारी का खतरा था। लंबी चर्चाओं के बाद एक विशेष रेलगाड़ी की व्यवस्था हुई। यह यात्रा इतिहास की सबसे चर्चित यात्राओं में गिनी जाती है। सीलबंद रेल डिब्बे में बैठकर लेनिन और उनके कुछ साथी यूरोप से रूस की ओर रवाना हुए। रेल की खिड़कियों से बाहर बदलते दृश्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन लेनिन की आंखों में केवल एक ही दृश्य था, रूस। वर्षों का निर्वासन समाप्त होने वाला था। स्टेशनों पर लोग उस रेलगाड़ी को उत्सुकता से देखते। कई लोग जानते भी नहीं थे कि उसके भीतर बैठा व्यक्ति कुछ ही महीनों बाद दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक परिवर्तनों में से एक का नेतृत्व करेगा। जब रेल पेट्रोग्राद पहुंची तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित थे। लेनिन मंच पर पहुंचे। लोगों को लगा कि वे अंतरिम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन उनके पहले ही भाषण ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, रूस को केवल नई सरकार नहीं चाहिए,
रूस को पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। उन्होंने अपने प्रसिद्ध विचार प्रस्तुत किए। शांति, भूमि, रोटी। इन तीन शब्दों ने लाखों लोगों के हृदय में आशा जगा दी। युद्ध से थके सैनिकों को शांति चाहिए थी, किसानों को भूमि चाहिए थी, भूखी जनता को रोटी चाहिए थी। लेनिन ने इन्हीं तीन आकांक्षाओं को अपने आंदोलन का आधार बना लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सारी सत्ता जनता के प्रतिनिधि सोवियतों के हाथ में जानी चाहिए। उनके विरोधियों ने उन्हें अव्यावहारिक कहा, कुछ ने उन्हें विदेशी एजेंट तक बताया। अंतरिम सरकार ने उनके विरुद्ध जांच शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि लेनिन को कुछ समय के लिए फिर से भूमिगत होना पड़ा। वे भेष बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे, कभी साधारण मजदूर के कपड़ों में, कभी दाढ़ी बढ़ाकर, तो कभी दूरस्थ गांवों में छिपकर वे अपने साथियों को संदेश भेजते रहे। उधर रूस की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। युद्ध अभी भी जारी था, भूख कम नहीं हुई थी, सरकार के प्रति जनता का विश्वास टूटता जा रहा था। हर बीतते दिन के साथ बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था। कारखानों में उनके समर्थक बढ़ रहे थे, सैनिकों के बीच उनका संदेश पहुंच रहा था, किसान भी भूमि सुधार की आशा में उनकी ओर देखने लगे। लेनिन समझ चुके थे कि इतिहास का निर्णायक क्षण निकट है। यदि अब भी वे पीछे हटे तो शायद अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों के साथ लगातार गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू किया। रात के अंधेरे में योजनाएं बनती, नक्शे फैलाए जाते, शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने की रणनीति तैयार होती। हर निर्णय अत्यंत सावधानी से लिया जाता। लेनिन जानते थे कि यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। यदि वे सफल हुए तो दुनिया का पहला समाजवादी शासन स्थापित होगा। यदि असफल हुए तो उनके साथियों के लिए मृत्यु या आजीवन कारावास लगभग निश्चित था। लेकिन अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा था। रूस सांस रोके उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, और लेनिन भी। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी रात आने वाली थी जब गोलियों की आवाज, क्रांतिकारियों के कदमों की आहट और जनता की वर्षों पुरानी आकांक्षाएं मिलकर इतिहास का नया अध्याय लिखेंगी। अगले और अंतिम अध्याय में हम उस ऐतिहासिक अक्टूबर क्रांति, लेनिन के शासन, उनके अंतिम वर्षों और उनकी जटिल विरासत की कहानी सुनेंगे। एक ऐसी विरासत जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अध्याय 5, अक्टूबर क्रांति और एक बदलती हुई दुनिया। रूस की धरती पर वह समय आ चुका था जिसका इंतजार लेनिन और उनके साथियों ने वर्षों तक किया था। कई दशकों से दबे हुए असंतोष, भूख, युद्ध और अन्याय ने जनता के मन में एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी थी जो अब किसी भी क्षण बड़े विस्फोट का रूप ले सकती थी। अक्टूबर 1917 की ठंडी रातें थीं। पेट्रोग्राद की सड़कों पर सामान्य जीवन दिखाई देता था, लेकिन पर्दे के पीछे इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक की तैयारी चल रही थी। बोल्शेविकों ने निर्णय ले लिया था कि अब केवल भाषणों और आंदोलनों से काम नहीं चलेगा, उन्हें सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी। लेनिन जानते थे कि यह कदम अत्यंत जोखिम भरा था। एक छोटी सी गलती पूरी क्रांति को समाप्त कर सकती थी, इसलिए हर योजना को अत्यंत गोपनीय रखा गया। उनके विश्वस्त साथी शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। डाकघर, टेलीग्राफ केंद्र, रेलवे स्टेशन और सरकारी संस्थानों पर धीरे धीरे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। अंतरिम सरकार को जब वास्तविक स्थिति का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सरकार कमजोर हो चुकी थी, जनता का विश्वास समाप्त हो चुका था, और सेना का बड़ा हिस्सा भी पहले जैसा समर्थन नहीं दे रहा था। आखिरकार वह क्षण आया जब बोल्शेविकों ने विंटर पैलेस की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां अंतरिम सरकार के नेता मौजूद थे। यह घटना बाद में इतिहास में अक्टूबर क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। हालांकि वास्तविक संघर्ष उतना लंबा और रक्त रंजित नहीं था जितना बाद के वर्षों में कई कहानियों में दिखाया गया, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव अत्यंत गहरा था। रूस में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी जिसने स्वयं को मजदूरों और किसानों के नाम पर स्थापित किया। लेनिन अब केवल एक क्रांतिकारी नेता नहीं रहे थे, वे नए रूस के प्रमुख नेता बन चुके थे। लेकिन सत्ता प्राप्त करना जितना कठिन था, उसे कहीं अधिक कठिन था एक टूटे हुए देश को संभालना। रूस युद्ध में था, अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी, लाखों लोग भूख और बीमारी से परेशान थे। देश के भीतर ऐसे लोग भी थे जो बोल्शेविक सरकार को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लेनिन की सरकार ने तुरंत कई बड़े निर्णय लेने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने युद्ध से बाहर निकलने का प्रयास किया। उनका मानना था कि रूस को विदेशी युद्ध में अपने लोगों की जान नहीं गंवानी चाहिए।
अंततः रूस ने जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया। इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि रूस को कई क्षेत्रों का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन लेनिन के लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण था अपने देश को विनाश से बचाना। इसके बाद भूमि का प्रश्न आया। सदियों से किसान बड़े जमींदारों की भूमि पर काम करते थे, लेकिन स्वयं गरीबी में जीवन बिताते थे। बोल्शेविक सरकार ने भूमि के पुनर्वितरण की नीति अपनाई, जिससे लाखों किसानों को आशा मिली। मजदूरों के लिए भी नई नीतियां लागू की गईं। कारखानों और उत्पादन व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बढ़ने लगा। लेकिन हर परिवर्तन के साथ संघर्ष भी आता है। रूस जल्द ही गृह युद्ध में फंस गया। एक ओर लाल सेना थी, जो बोल्शेविक सरकार का समर्थन करती थी। दूसरी ओर विभिन्न विरोधी शक्तियां थीं, जिन्हें श्वेत सेना कहा गया। यह युद्ध केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था। इसके पीछे रूस के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोण थे। गृह युद्ध ने देश को और अधिक कमजोर कर दिया। भोजन की कमी बढ़ी, हजारों लोग मारे गए, कठोर निर्णय लेने पड़े। यही वह समय था जब लेनिन की सरकार पर आलोचनाएं भी बढ़ने लगीं। उनके समर्थक कहते थे कि असाधारण परिस्थितियों में कठोर कदम आवश्यक थे। उनके आलोचक कहते थे कि इन कदमों ने राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। इतिहास में लेनिन का मूल्यांकन आज भी इन्हीं विरोधाभासों के बीच किया जाता है। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने समानता और मजदूरों के अधिकारों का सपना देखा, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके शासन में कठोर नियंत्रण और राजनीतिक विरोध के दमन की घटनाएं भी सामने आईं। 1921 तक रूस की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। लेनिन ने समझा कि केवल कठोर नीतियों से देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए उन्होंने नई आर्थिक नीति लागू की। इस नीति में सीमित रूप से निजी व्यापार की अनुमति दी गई, ताकि अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया जा सके। यह निर्णय दर्शाता था कि लेनिन केवल विचारों के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने वाले व्यावहारिक नेता भी थे। लेकिन इसी दौरान उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। वर्षों का संघर्ष, अत्यधिक काम और तनाव उनके शरीर पर भारी पड़ रहा था। 1922 में उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका कम होने लगी। अब वही व्यक्ति जिसने विशाल साम्राज्य को बदल दिया था, अपने स्वास्थ्य के साथ संघर्ष कर रहा था। अपने अंतिम वर्षों में लेनिन ने पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्हें डर था कि सत्ता में आने के बाद संगठन में अत्यधिक केंद्रीकरण और व्यक्तिगत शक्ति का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने अपने साथियों के बीच बढ़ते मतभेदों को भी महसूस किया। 21 जनवरी 1924 को लेनिन का निधन हो गया। एक युग का अंत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सोवियत संघ के भविष्य को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। आगे चलकर जोसेफ स्टालिन ने सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ाया और सोवियत राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर गई। लेकिन लेनिन का नाम इतिहास से कभी मिट नहीं सका। उनके विचारों ने 20वीं शताब्दी की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। कई देशों में समाजवादी आंदोलनों को प्रेरणा मिली। कई सरकारों ने उनकी नीतियों को अपनाया और कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की। यही किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की पहचान होती है। वह केवल प्रशंसा या आलोचना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। लेनिन का जीवन हमें यह दिखाता है कि विचारों में कितनी शक्ति होती है। एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, जिसने अपने भाई की मृत्यु का दर्द देखा, जिसने निर्वासन झेला, जिसने वर्षों तक संघर्ष किया, वही व्यक्ति एक दिन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक का नेतृत्व करता है। लेकिन उनका जीवन यह प्रश्न भी छोड़ जाता है कि किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। क्या केवल लक्ष्य महान होना पर्याप्त है, या उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है? इन प्रश्नों के उत्तर इतिहास आने वाली पीढ़ियों से पूछता रहेगा। लेनिन चले गए, लेकिन उनके विचार, उनकी सफलताएं, उनकी गलतियां और उनके निर्णय आज भी दुनिया भर में अध्ययन का विषय हैं। उनकी कहानी केवल एक नेता की कहानी नहीं है। यह उस शक्ति की कहानी है जो विचारों में छिपी होती है। यह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति अपने समय की परिस्थितियों को चुनौती देता है और इतिहास की दिशा बदल देता है। और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा सत्य है। समय बदलता रहता है, साम्राज्य बदल जाते हैं, नेता चले जाते हैं, लेकिन उनके कर्मों की गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देती रहती है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको लेनिन के जीवन की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो,
यदि आपको लगा हो कि इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि इंसानी संघर्षों, विचारों और सपनों की कहानी है, तो इस प्रयास को अपना स्नेह अवश्य दीजिए। इस ऑडियो बुक को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक ऐतिहासिक कहानियां लेकर आते रहें। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा अवश्य कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि लेनिन के जीवन का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी ही महान व्यक्तियों, इतिहास की अनसुनी कहानियों और प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे इतिहास के किसी और रोचक अध्याय के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान की इस यात्रा से जुड़े रहिए। धन्यवाद।